डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फेजेस एंड प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के विषय में चर्चा की थी। आज हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पिंडल अपरेटस एंड एनाफेजिक मूवमेंट के संबंध में बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सूत्रीय तर्कु अर्थात माइटोटिक स्पिंडल और माइटोटिक अपरेटस सेल डिवीजन के समय निर्मित माइटोटिक स्पिंडल एक जटिल रचना है, जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है। इसमें एक्रोमेटिक मटेरियल अर्थात अवंशागत पदार्थ निहित होता है, अतः इसे एक्रोमेटिक फिगर के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम 1935 में साइंटिस्ट निएंडर ने स्पिंडल फाइबर्स का वर्णन किया। माइटोटिक अपरेटस जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 3 भागों का बना होता है: सेंट्रियोल्स, एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रियोल्स पोल्स पर स्थित होते हैं और प्रत्येक सेंट्रियोल एस्ट्रल रेज द्वारा घिरा रहता है। सेंट्रियोल के मध्य अनेक माइक्रोट्यूबुल्स फैली रहती हैं, जिन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स की संख्या डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होती है। चूँकि होलो माइक्रोट्यूबुल्स सदृश स्पिंडल फाइबर की भांति विन्यासित रहते हैं, अतः ये स्पिंडल अपरेटस कहलाते हैं। स्पिंडल अपरेटस 4 प्रकार के होते हैं: क्रोमोसोमल फाइबर्स, कंटिन्यूअस फाइबर्स, इंटरजोनल फाइबर्स एंड एस्ट्रल फाइबर्स। फर्स्ट, गुणसूत्रीय तंतु या क्रोमोसोमल फाइबर्स। ये फिलामेंट सेंट्रियोल से क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक फैले रहते हैं। कंटिन्यूअस फाइबर्स ये एक पोल से दूसरे पोल तक फैले हुए रहते हैं। इनकी लंबाई सबसे अधिक होती है। नाउ इंटरजोनल फाइबर्स या अंतर क्षेत्रीय तंतु क्रोमेटिड से अलग हो रहे सेंट्रोमियर्स के मध्य में ये फैले रहते हैं और इन्हें एनाफेज व टीलोफेज स्टेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फोर्थ टाइप नोन एज एस्ट्रल फाइबर, ये सेंट्रियोल्स के चारों ओर स्थित होते हैं। स्पिंडल अपरेटस का निर्माण प्रोटीन मॉलिक्यूल्स द्वारा होता है। स्पिंडल फाइबर्स की प्रोटीन चैन डाइसल्फाइड SS बॉन्ड एंड सल्फा हाइड्रिल अर्थात SH बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती हैं। स्पिंड फाइबर की उत्पत्ति सेंटर के बाहर की ओर साइटोप्लाज्म से होती है। ये प्रोफेज स्टेज से बनना प्रारंभ करते हैं और मेटाफेज स्टेज तक इनका निर्माण पूर्ण हो जाता है। सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह इसका फंक्शन है। क्रोमोसोम्स के पोल की ओर गति करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए समय समय पर डिफरेंट पोस्टुलेट्स अर्थात मत प्रतिपादित किए गए, जिनमें मुख्य है वॉन मैंडन लॉ, बोवेल लॉ एंड इनोव लॉ। फर्स्ट, वॉन मैंडन के अनुसार स्पिंडल फाइबर्स के सिकुड़ने के फलस्वरूप क्रोमोसोम्स अपोजिट डायरेक्शन पोल्स की ओर गति करते हैं, जबकि साइंटिस्ट बेलन ने बताया कि क्रोमोसोम्स मूवमेंट क्रोमोसोमल फाइबर्स के सिकुड़ने और अंतर क्षेत्रीय फाइबर्स के फैलने के कारण होती है। इसके विपरीत साइंटिस्ट इनोव एंड सार्टो ने प्रतिपादित किया कि क्रोमोसोमल फाइबर्स के सिकुड़ने के कारण क्रोमोसोम्स मध्य रेखा अर्थात इक्वेटर से पोल्स की ओर गति करते हैं। Now, development of spindle fibers or astral fibers in metaphase. Animals and plant cells में spindle fibers formation और नेचर डिफरेंट होती है। एनिमल सेल्स में स्पिंडल का निर्माण इंटरफेस में ही प्रारंभ हो जाता है। इन एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल्स में विभाजित होता है। सेंट्रियोल्स को दोनों पोल की ओर धकेल दिया जाता है, जहां इन्हें
इनसे स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल से बनने वाले स्पिंडल फाइबर्स को एस्ट्रल फाइबर्स के नाम से या स्पिंडल अपरेटर्स के नाम से जाना जाता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर, जैसा कि अभी बताया कि फाइबर्स माइक्रोट्यूबल्स द्वारा निर्मित होते हैं। इन ट्यूबल्स का डायमीटर 250 एंगस्ट्रॉम और इनकी मेम्ब्रेन 50 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। माइक्रोट्यूबल्स समांतर रूप से एक्युमुलेट होकर स्पिंडल्स फाइबर का निर्माण करते हैं। एक फाइबर में माइक्रोट्यूबल्स की संख्या 10 to 16 to 5000 तक हो सकती हैं, अर्थात ईस्ट में इनकी संख्या 10 से 16 और हायर एनिमल सेल्स में इनकी संख्या 5000 तक हो सकती है। नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ फाइबर्स। स्पिंडल अपरेटर्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की समांतर रूप से व्यवस्थित लंबी चेन द्वारा निर्मित होते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि ये प्रोटीन चेन SH एंड SS बॉन्ड द्वारा अनुबंधित रहती है। एक फाइबर में 90% प्रोटीन और 5% RNA पाया जाता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स का उद्भव और ओरिजिन साइटोप्लाज्मिक होता है। साइटोप्लाज्म का लगभग 15% प्रोटीन इनके निर्माण में काम आता है। फाइबर्स का निर्माण प्रोफेज के अंत में साइटोप्लाज्म में प्रारंभ होता है और मेटाफेज में पूर्ण हो जाता है। जैसा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लुप्त होती है तुरंत फाइबर प्रकट हो जाता है। नाउ एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। एनाफेज में डॉटर क्रोमोसोम्स के मेटाफेजिक प्लेट से पोल्स की गति को एनाफेजिक मूवमेंट या एनाफेजिक गति कहते हैं। दोबारा सुन लें, एनाफेजिक फेज स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज में जो डॉटर क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट्स पर आ जाते हैं, तो मेटाफेजिक प्लेट से या इक्वेटर पोल्स प्लेट से पोल्स की तरफ की गति एनाफेजिक मूवमेंट कहलाती है। क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में फाइबर्स एंड सेंट्रोमियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त साइटोप्लाज्म की अवस्था और कुछ अन्य फोर्सेस को भी गुणसूत्रों की गति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिनमें स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्स्ट्रक्शन द्वारा क्रोमोसोम्स को खींचना, स्पिंडल अपरेटर्स के प्रसार द्वारा क्रोमोसोम्स को धकेलना, साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी में परिवर्तन अर्थात श्यानता में परिवर्तन, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, विसरण धाराएं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आदि उन परिकल्पनाओं के नाम हैं जो कि क्रोमोसोम्स के मूवमेंट के संबंध में प्रस्तुत की गई हैं। नाउ मॉडर्न थ्योरी फॉर एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रारंभिक परिकल्पनाओं के अनुसार क्रोमोसोम्स की गति स्पिंडल फाइबर्स के संकुचन और प्रसार द्वारा होती है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार क्रोमोसोम्स के क्रमिक रूप से थिक और सपोर्टिंग फाइबर्स के लंबा होने के कारण क्रोमोसोम्स की गति संभव होती है। क्रोमोसोमल फाइबर का पोल से संयुक्त सिरा क्रमशः अपघटित या हाइड्रोलिसिस होता है, जिससे सेंट्रोमियर से संयुक्त उसका दूसरा सिरा ध्रुव के समीप आ जाता है। इस प्रकार इनमें क्रोमोसोम्स की गति को देखा जा सकता है। वर्तमान विचार के अनुसार स्पिंडल फाइबर का संकुचन न होकर इसके एक सिरे पर अपघटन होता है, जिससे इसकी मोटाई नहीं बढ़ती। अंत में क्रोमोसोमल फाइबर्स के पोलर एंड के अपघटन एवं दूसरे सिरे के पोल के समीप खिसकने से क्रोमोसोम्स की ध्रुवों की ओर की गति देखी जा सकती है। धन्यवाद।